Dear students, I am Sheetal sir, physics teacher, experience around 30 years. मैं आपको सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज फिजिक्स की तैयारी कराऊंगा। आप अगर सारी जो वीडियोस आप लेंगे, देखेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपकी बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आईआईटी नीट की तो मैं नहीं कहता कि आपकी उसकी तैयारी करा दूंगा, लेकिन उसकी आपकी फाउंडेशन तैयार करवा दूंगा मैं, ताकि आप थोड़े हाई लेवल पर उसको पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है बेटा। इसलिए आप पूरी कोशिश करना, ठीक है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद्युत की। विद्युत के बाद की पर ई की मात्रा लग रही है, इसका मतलब विद्युत का अध्ययन करना। विद्युत का अध्ययन करने का मतलब है जैसे गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया, पिंडों के, वस्तुओं के द्रव्यमानों पर विचार करते हैं, गुरुत्व पर विचार करते हैं, उसी प्रकार से विद्युत की में आवेशों पर विचार करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, आवेशों से रिलेटेड अध्ययन कर रहे हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका स्थिर विद्युत की, यानी एसी विद्युत का उस समय अध्ययन करना है जब आवेश क्या हो, स्थिर हो। और दूसरा पार्ट इसका क्या है, धारा विद्युत की। धारा विद्युत की में क्या होता है बेटा, जब आवेश गतिमान होते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का उपयोग तो आजकल आप सब जानते ही हो कि उसी से हम एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज आदि हम चला पाते हैं। और स्थिर विद्युत की पर आधारित भी कुछ यंत्र हैं, जैसे जेरोक्स मशीन है, वो स्थिर आवेशों पर आधारित है। आगे चल के हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। वान डे ग्राफ जनित्र है, वो भी स्थिर विद्युत की पर आधारित है। इसमें क्या होना चाहिए बेटा, इसके अंदर आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। तो इसमें हम इसको 6 भागों में बांटते हैं बेटा। सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे आवेश के बारे में। आवेश का अध्ययन करेंगे, आवेश की खोज क्या हुई, कैसे क्या करते हैं आवेश। और फिर पढ़ेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्टकट विद्युत क्षेत्र कह देते हैं बेटा। फिर तीसरे भाग में पढ़ेंगे हम गाउस का नियम, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। उससे भी हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। और चौथे भाग में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। और पांचवें भाग में हम पढ़ेंगे विद्युत विभव। और लास्ट और 6 भाग में हम पढ़ेंगे विद्युत धारिता। इस प्रकार ये 6 चीजें पढ़ने से हमें हमारी जो है स्थिर विद्युत की तैयारी पूरी हो जाएगी। धारा विद्युत की के भी हम 2 पार्ट कर सकते हैं। एक पार्ट में तो धारा विद्युत की में क्या होता है बेटा, आवेश गतिमान होते हैं। इसमें तो आवेश को गति नहीं करानी है, क्योंकि आवेश क्या है, ये स्थिर आवेशों से संबंधित विज्ञान का अध्ययन ही क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत की। और धारा विद्युत की में क्या होता है, आवेश गतिमान होते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो इसमें इस भाग में हमें क्या करना है, आवेशों को गतिमान कराना है, यानी धारा प्रवाहित करना है। तो धारा विद्युत की में एक तो पहले तो पढ़ेंगे हम विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा फर्स्ट पार्ट। और सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 8 भाग तय करने पर इलेक्ट्रिसिटी पूरी हो जाएगी। विद्युत की को क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आवेश के बारे में, आवेश का अध्ययन करते हैं। तो देख लीजिए, तो आवेश के बारे में हमें पढ़ना है बच्चों। देखो आवेश क्या होता है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा। आवेश क्या करता है, इसमें हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि आवेश जब प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब आवेश प्रवाहित नहीं होता तो आवेश स्थिर होते हैं। स्थिर आवेशों पर आधारित अध्ययन कर रहे हैं अपन पहले, है ना, ठीक है बेटा। तो इसका जो आवेश जो होते हैं, वस्तुओं पर आवेश, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का तो होता है धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे प्रकार का होता है ऋणात्मक आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज। और इनका जो नामकरण किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बेटा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रयोग भी किया था, पतंग प्रयोग। इसको आप डिटेल में यूट्यूब आदि पर देख सकते हो बेटा। इसके आधार पर इसने क्या कर दिया, आवेशित वस्तु का नामकरण रखा कि भाई आवेशित वस्तुएं 2 प्रकार की होती है।
एक तो धनात्मक आवेशित वस्तुएं, दूसरी ऋणात्मक आवेशित वस्तुएं। इनका नामकरण धनात्मक और ऋणात्मक रखने का क्या कारण था? इनका कारण ये था कि जब दो विजातीय यानी अलग अलग आवेश वाली वस्तुओं को, जिन पर आवेश समान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पर 2 प्लस का 2 कूलम आवेश है और इस पर माइनस का 2 कूलम आवेश है, इनको जब टच कराया तो टोटल आवेश 0 हो गया। यानी टोटल वैल्यू 0 कब होती है? जब +2 में -2 ऐड करते हैं तब टोटल वैल्यू 0 होती है। इस बात को सोच करके ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रकार की वस्तु को धनात्मक वस्तुएं कहा और दूसरी प्रकार की वस्तु को ऋणात्मक वस्तुएं कहा। नहीं तो हो सकता था वो उस समय टाइम नाम क्या रख देता, ए टाइप की वस्तुएं, बी टाइप की वस्तुएं। तो हम ये पढ़ते होते हैं आज प्रोटॉन पर ए टाइप का आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर बी टाइप का आवेश होता है। लेकिन उस समय उसने देखा कि जब दो विजातीय विपरीत आवेश वाले वस्तु को टच कराते हैं, आपस में उनका आवेश को जोड़ते हैं, तो कुल मान 0 हो जाता है। ये 0 जब भी होगा जब एक राशि क्या है प्लस हो और एक राशि माइनस हो। इसलिए उसने नाम क्या रख दिया उनका बेटा, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। ठीक है बच्चों, तो आवेशित करने की जो प्रक्रिया है, किसी वस्तु को आवेश देने का मतलब क्या है बेटा? किसी वस्तु को आवेश देने का मतलब है कि वस्तु को धनात्मक आवेश देना है। वस्तु को धनात्मक आवेश देना है तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लेने हैं, और वस्तु को ऋणात्मक आवेश देना है, माइनस आवेश देना है, तो वस्तु को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर देते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी ऋणावेश की कमी हो जाएगी, इसलिए वस्तु पर क्या आ जाएगा, धनात्मक आवेश। और जब वस्तु को इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे तो ऋणावेश की वृद्धि हो जाएगी, तो वस्तु पर कैसा आ जाएगा, ऋणावेश। तो हमने क्या सीख लिया बेटा कि जब वस्तु को धनावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी करनी है, और जब वस्तु को ऋणावेशित करना है तो इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि करनी है। यानी इस मार्कर पेन को मैं धनावेश देता हूँ, इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसको ऋणावेश देता हूँ तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन दे दी। क्लियर है बेटा? तो बेटा विद्युत की में पदार्थ जो होते हैं, देखो एक तो होते हैं चालक पदार्थ, दूसरे होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ये तो विद्युत की के लिए है, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और तीसरे प्रकार के भी होते हैं अर्धचालक, वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तो अभी ये इसके बारे में हम सोच नहीं रहे, हमें इन दोनों के बारे में सोच रहे हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का चालन आसानी से हो जाता है, उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु के अंदर नाभिक होते हैं जिस पर धनावेश होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन लगाते चक्कर लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो होता क्या है कि ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनमें ये इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल होता है ना, वो नगण्य होता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है स्वतंत्र रूप से यानी मुक्त रूप से गति करते हैं बेटा उसके अंदर, पदार्थ के अंदर। तो जब इन पर विद्युतकारी क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये मुक्त होने के कारण क्या होते हैं, इन पर बल लगता है और ये गति करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो आवेश प्रवाहित होता है, आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और दूसरे प्रकार के पदार्थ उनको क्या बोलते हैं, चालक। चालक बेटा जैसे लवणों के घोल है, लिक्विड है, लवणों के घोल, पृथ्वी का पृष्ठ, सभी धातुएं, ये सब क्या चालक होती है। लेकिन जो विद्युत जो है हम देखते हैं विद्युत तार आदि में से प्रवाहित होती है, उपकरण होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, धातु के बने होते हैं। तो इस लेसन में हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो हम चालक क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या धारा विद्युत की पढ़ेंगे तो चालक हम मानेंगे धातुओं के रूप में। हालांकि ये लवणों के घोल, पृथ्वी का पृष्ठ, ये भी चालक होते हैं, लेकिन हमें लिक्विड रूप में न लेकर के वो धातु के रूप में चालक पर विचार करना है इस लेसन में। हालांकि ये भी चालक हो सकते हैं, लेकिन ये लवणों के घोल किस में काम में लेते हैं, विद्युत अपघटन में। और जो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसमें क्या लेते हैं काम में, धातुएं। इसलिए चालक का मतलब हम धातु समझेंगे। और धातुएं क्या होती है बेटा, अगर आगे जाके हम समझेंगे कि धातु का नाम जैसे सर लें तो हम समझेंगे कि ऐसी वस्तु, ऐसा पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, धातुएं यानी चालक।
दूसरे प्रकार के पदार्थ होते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, इसलिए इनको बोलते हैं बेटा बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो इन विद्युत रोधी पदार्थों पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होने के कारण, बद्ध होने के कारण वो गति नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते तो आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता, आवेशों का प्रवाह नहीं हो पाता है तो धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। ऐसे पदार्थों को हम बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। तो बच्चों आपने क्या सीख लिया शॉर्ट में? चालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन गति करने के कारण आवेशों का प्रवाह हो जाता है। और विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं बेटा? वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन बद्ध होते हैं, नाभिक द्वारा दृढ़तापूर्वक जुड़े हुए होते हैं। तो उनमें जब बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो विद्युत धारा का चालन नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते। इलेक्ट्रॉन गति नहीं कर पाते तो आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता, आवेश प्रवाहित नहीं हो पाता तो विद्युत धारा का प्रवाह भी नहीं हो पाता। ऐसे पदार्थ कहलाते हैं बेटा विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, आवेश की इकाई यानी मात्रक यानी यूनिट, आवेश की इकाई। तो एसआई पद्धति में आवेश का मात्रक होता है बेटा धारा इंटू समय होता है आवेश। तो धारा का मतलब एम्पियर और समय का मतलब सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड होता है, जिसे शॉर्टकट बोलते हैं बेटा कूलाम। जो साइंटिस्ट है उनके सम्मान में कूलाम सी। तो कूलाम का मतलब हो गया बेटा एम्पियर इंटू सेकेंड। ये बहुत बड़ा मात्रक है। सीजीएस पद्धति में मात्रक ईएसयू होता है। ईएसयू का मतलब स्थिर विद्युत मात्रक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यानी स्थिर विद्युत मात्रा। एक कूलाम में 3 × 10⁹ ईएसयू होते हैं। फ्रैंकलिन के सम्मान में इसको फ्रैंकलिन भी कहते हैं बेटा। 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, एफआर का मतलब फ्रैंकलिन। और इसको शॉर्टकट में बोल देते हैं 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम। एक विद्युत चुंबकीय मात्रक भी होता है, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएसयू होते हैं। तो 3 × 10⁻10 ईएसयू हो गए तो 3 × 10⁹ की जगह तो हो गया 1 कूलम, यानी हो गया 10 कूलम। यानी ईएमयू तो 10 यानी कूलम से भी बड़ा मात्रक है, उसका भी 10 गुना है। तो सबसे बड़ा मात्रक कौन सा हो गया? ईएमयू। फिर किसका मान उससे छोटा कौन सा है? कूलम। फिर उससे छोटा क्या है? ईएसयू। और दैनिक जीवन में सामान्य रूप में सामान्य जो मात्रक है बेटा वो होते हैं, ये कूलम तो बहुत बड़ा मात्रक है बेटा, इसको क्या लेते हैं बेटा? माइक्रो। तो एक माइक्रो को म्यू से शो करते हैं बेटा, इससे दर्शाते हैं। तो म्यू सी यानी एक माइक्रो कूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रो न्यूटन हो तो 10⁻⁻6 न्यूटन, 1 माइक्रोमीटर हो तो 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे एक मिली कूलम 10⁻⁻3 कूलम, एक नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम। ये जनरल वे में मात्रक काम आते हैं बेटा। ठीक है? इसका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फेराडे। एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। बहुत बड़ा मात्रक है बेटा ये। एक तो होता है फेरेड मात्रक, ये हम आगे चल के आपको लास्ट टॉपिक जो छठा टॉपिक होगा ना विद्युत धारिता, उसमें पढ़ाएंगे। तो ये फेरेड तो विद्युत धारिता का मात्रक है, लेकिन आवेश का मात्रक क्या है बेटा? फेराडे 96,500 कूलम। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बच्चों आपने क्या सीखा बेटा कि किसी वस्तु को जब आवेशित करते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है बेटा? धनावेशित करने के लिए तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं और ऋणावेशित करने के लिए वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है इसकी वैल्यू होती है, इसको ई से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन के जो द्रव्यमान है एम,
वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, किलोग्राम, इतना होता है। ठीक है बेटा। तो देखो किसी को हमें मान लीजिए प्लस चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, माइनस चार्ज करना है तो इलेक्ट्रॉन देने, तो इन स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि n है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E, तो टोटल आवेश कितना हो गया बेटा Na। तो वस्तु को दिया गया कुल आवेश क्या हो जाएगा बच्चों। हम देखो जानते हैं किसी वस्तु को धनावेशित करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और ऋणावेशित करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देने हैं। मान लीजिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, सपोज करो n है, स्मॉल n है ना। तो और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो टोटल चार्ज यानी आवेश किसी वस्तु को दिया गया या उसमें से लिया गया, इलेक्ट्रॉन लिए गए, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बेटा Q = Ne। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अगर हम धनावेश देते हैं वस्तु को तो n इलेक्ट्रॉन उसके लिए निकालने पड़ेंगे। Q आवेश धनात्मक है तो n इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और Q आवेश अगर ऋणात्मक है तो n इलेक्ट्रॉन वस्तु को देने पड़ेंगे। ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल है, आप समझो, देखो बेटा कि एक 1.6 माइक्रोकूलम आवेश देने पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एवं वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है बेटा। तो सॉल्व कर रहे हैं इसको। सॉल्यूशन है Q, यहाँ Q = 1.6 माइक्रोकूलम है। इट मीन 1.6 × 10⁻⁶ कूलम, इतना आवेश। अब इसमें हमें बताया नहीं कि धनावेश है कि ऋणावेश है, तो हमें लिखना पड़ेगा। अगर धनावेश दे रहे हैं तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे और ऋणावेश दे रहे हैं तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो यहाँ हमें क्या निकालना बेटा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सूत्र अपन जानते ही है, फॉर्मूला Q = Ne से, N = Q/E। Q मीन्स 1.6 × 10⁻⁶ और E 1.6 × 10⁻⁹। ये तो कट आउट हो गए। 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया, माइनस का 6 है तो 10⁻13 इलेक्ट्रॉन। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा। 10⁻13 बहुत बड़ी संख्या है। अगर किसी वस्तु को हम दें तो हर जगह इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कंटिन्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। और अब यहाँ लिख देंगे अपन कि भाई पॉजिटिव आवेश के लिए 10⁻13 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और नेगेटिव आवेश के लिए 10⁻30 इलेक्ट्रॉन वस्तु को देंगे। द्रव्यमान में परिवर्तन निकालना हो, द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा M = कितने हैं इलेक्ट्रॉन n, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है बेटा m। अब अगर धनावेशित है वस्तु, प्लस चार्ज दे रहे हैं तो इतने द्रव्यमान में क्या आ जाएगी कमी, और अगर नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, ऋणात्मक आवेश दे रहे हैं तो इतने द्रव्यमान की क्या हो जाएगी बेटा वृद्धि। और ये वृद्धि कितनी होगी, n की वैल्यू है हमारे पास 10⁻13, m की वैल्यू 9.1 × 10⁻31, तो ये हो गई वैल्यू 9.1 × 10⁻18 kg। ये इतना कम मास है, इतना कम द्रव्यमान है कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं बेटा। ऐसे मतलब सूखे बालों में अगर हम कंघा करेंगे तो जो उस पर आवेश आएगा उसके कारण उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बहुत ज्यादा आ जाएगी, लेकिन उसके द्रव्यमान में परिवर्तन जो होगा वो नगण्य होगा। इसलिए सूखे बालों में जब कंघा करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि इसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर वास्तव में बेटा उसके द्रव्यमान में क्या होगा परिवर्तन होगा।
अगर वो कंगा ऋणात्मक आवेशित हो जाता है तो इतने द्रव्यमान की क्या होगी, वृद्धि होगी, और कंगा धनावेशित हो जाता है तो इतने द्रव्यमान की कमी होगी। लेकिन यहाँ 10⁻18 है ना, तो ये द्रव्यमान नगण्य है। हाँ बच्चों, अब हम सीखते हैं कि किसी वस्तु को हम आवेशित कैसे कर सकते हैं, यानी उसको इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं और उससे वस्तु से इलेक्ट्रॉन हम कैसे ले सकते हैं, यानी वस्तुओं को आवेशित करने की विधियां। तो 3 विधियां हैं बेटा। विधियां, नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन। आवेशन मीन्स वस्तु को आवेशित करना। तो जब दो वस्तु को आपस में हम रगड़ते हैं, रगड़ने से क्या होता है बेटा, जैसे वस्तु ए है और वस्तु बी है, अब इनको आपस में टच करके रगड़ा, रगड़ने से कुछ इलेक्ट्रॉन इस वस्तु से इस वस्तु में आ गए, ए से बी में आ गए, तो ए में तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इसलिए ये क्या होगा बेटा, धनावेशित, और बी में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो गई, इसलिए क्या होगी बेटा, ये ऋणावेशित। इस प्रकार हमने क्या सीखा, घर्षण द्वारा आवेशन में हमने क्या सीखा बेटा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक वस्तु तो धनावेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर आ जाते हैं, इसलिए रेशम का कपड़ा तो हो जाता है ऋणावेशित, और कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए हो जाता है धनावेशित। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, घर्षण द्वारा आवेशन। ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड, चालन द्वारा आवेशन। इस चालन द्वारा आवेशन होने के लिए इसमें तो कोई बेटा विद्युत रोधी भी हो सकते हैं और चालक वस्तुएं भी हो सकती है, लेकिन चालन द्वारा आवेशन होने में दोनों वस्तुएं चालक होनी चाहिए, ए और बी दोनों चालक होनी चाहिए, और एक वस्तु पर आवेश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इस पर आवेश जो है, देखो बच्चों आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा आपको डिटेल में कि जब चालक को आवेश देते हैं तो आवेश केवल उसके बाहरी पृष्ठ पर होता है और अंदर आवेश का मान 0 होता है। तो ये ए पर तो आवेश है और बी पर कोई आवेश नहीं है, निरावेशित है ये, और इस पर भी हमें आवेश लाना है, तो इन दोनों वस्तुओं को आपस में टच करा देते हैं। तो टच कराने से क्या होता है बेटा कि आवेश जो है वस्तु को, चालक वस्तु को जब हम आवेश देते हैं तो वो अपने आप सारे पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, समान रूप से उस पर बिखर जाता है। जैसे एक तार है, यहाँ हम स्विच से जोड़ते हैं और प्लग लगा देते हैं तो तार के दूसरे सिरे तक भी आवेश पहुंच जाता है, यानी करंट पहुंच जाता है। इसी प्रकार से किसी भी चालक को जब आवेश देते हैं तो आवेश उस पर के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये एक चालक वस्तु है, तो इसका आवेश क्या है बेटा, इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, ये आवेशित वस्तु है, और इसके कारण इसमें आवेश उत्पन्न करना है, और किस विधि से करना है, चालन द्वारा। तो इन दोनों वस्तुओं को टच करा देते हैं, स्पर्श करा देते हैं। स्पर्श कराएंगे तो जो ए का आवेश है वो इन दोनों वस्तुओं पर वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब इन दोनों वस्तुओं को हम क्या करें, अलग अलग कर दें, तो ए पर भी आवेश रह जाएगा लेकिन उसका आवेश कम पड़ जाएगा, और बी पर भी आवेश आ जाएगा लेकिन इनका टोटल आवेश जो होगा वो ए के कुल आवेश के बराबर ही होगा। ए भी आवेशित हो गई और बी भी आवेशित हो गई। अगर दोनों समान आकार की, समान धातुएं, समान पदार्थ हैं तो दोनों पर आवेश बराबर बराबर होगा। अगर ये वस्तु छोटी है, उसी पदार्थ की बनी हुई है और वस्तु छोटी है, तो इस पर आवेश कम होगा, इस पर ज्यादा होगा। ये इनके आकार आदि पर डिपेंड करेगा, क्योंकि आवेश क्या है, समान रूप से वितरित हो जाता है। और तीसरी विधि भी है बच्चों, वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण, प्रेरण का मतलब होता है बेटा कि टच किए बिना, स्पर्श किए बिना ही कोई घटना घटित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरण। आगे चल के हम प्रेरण की और घटनाएं भी पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, प्रेरण के द्वारा आवेशन। प्रेरण के द्वारा आवेशन का मतलब है कि स्पर्श किए बिना ही किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न कर दे। अब प्रेरण घटना में बेटा विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे हमें किसी वस्तु पर धनावेश उत्पन्न करना है, इस वस्तु पर धनावेश उत्पन्न करना है तो इसके पास में एक ऋणावेशित वस्तु को लाते हैं,
मान लो ये ऋणावेशित छड़ है, इसको लेके आए, और ये क्या है वस्तु, इसमें ये वस्तु क्या होनी चाहिए बेटा, चालक वस्तु होना चाहिए। प्रेरण किस में काम करेगा, प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए जिसमें आवेश उत्पन्न करना है वो वस्तु क्या होनी चाहिए बेटा, चालक होनी चाहिए। चालक के लिए हमने क्या बताया आपको पहले कि धातु के बारे में विचार करेंगे। तो इस धातु के, मान लो धातु का गोला है, इसको धनावेशित करना है तो इसके पास में क्या करें, ऋणावेशित छड़ को ले आए। अगर इसको ऋणावेशित करना है तो इसके पास में क्या करें, धनावेशित छड़ को ले आए। क्योंकि प्रेरण प्रक्रिया में क्या होता है, विपरीत आवेश प्रेरित होता है, विपरीत घटनाएं होती हैं। ये आगे चल के आपको लेंज के नियम में इनमें मैं बताऊंगा आपको। अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो ये वस्तु कैसी है बेटा, विद्युत रोधी है, चालक, चालक है बेटा। और इसमें हमें धनावेश उत्पन्न करना है तो इसके पास में क्या करेंगे, एक ऋणावेशित छड़ को या ऋणावेशित वस्तु को लाएंगे। अब चालक के लिए सर ने पहले आपको बता दिया, चालक वह वस्तु होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए। तो इसका ऋणावेश क्या करेगा, इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बेटा, इधर इकट्ठे हो जाएंगे, इधर एकत्रित हो जाएंगे, और इस सिरे पर, इस पृष्ठ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, इसके दूर वाले पृष्ठ को हम, ये वस्तु तो अपनी जगह है, इसको हम भू संपर्कित यानी अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग का डायग्राम ऐसे बनता है बेटा, इसको बोलते हैं भू संपर्कित, और सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, अर्थिंग करना। एक तार के द्वारा इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पृथ्वी में यह होता है बात बेटा, इसका विभव क्या होता है, आगे चल के पढ़ाएंगे आपको। विभव होता है 0। तो अगर कोई ऋणावेशित वस्तु को जोड़ेंगे तो ऋणावेशित का विभव होता है माइनस, यानी 0 से कम, और धनावेशित वस्तु को जोड़ेंगे तो धनावेशित वस्तु का होता है विभव 0 से ज्यादा। तो और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा, ये ध्यान रखना है, आपको याद रखना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रभाव होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। तो जब इसको अपन ने माइनस को जोड़ा इससे, तो इसका विभव कम हो गया, इसका विभव ज्यादा हो गया। इसका विभव कितना है बेटा, 0। इसका विभव क्या बेटा, नेगेटिव। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति कर जाएंगे। तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले गए, ऋणावेश गैस किस में चला गया, इलेक्ट्रॉन के रूप में पृथ्वी में चला गया। लेकिन इसका जो धनावेश है ये नहीं जाएगा पृथ्वी में। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस छड़ ने, ऋणावेशित छड़ ने इसको आकर्षित करके बांध रखा है प्लस आवेश को। अब क्या करेंगे बेटा, पहले भू संपर्कण और फिर छड़ दोनों को हटा देंगे बेटा। इनको हटाते ही क्या हो जाएगा, ये आवेश हम जानते हैं चालक पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो ये जो आवेश है बेटा वो इस पर समान रूप से इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। इस प्रकार से ये चालक गोला भी क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो एक बार आप शॉर्टकट सुन लीजिए, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है बेटा, एक आवेशित वस्तु के द्वारा दूसरी चालक वस्तु में विजातीय प्रकृति के आवेश स्पर्श किए बिना ही उत्पन्न करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये आवेश के लिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 भी आपके सामने जल्दी आने वाला है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दें, ताकि अगला पार्ट जब आए तो इससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप सबसे पहले देख सको। बच्चों, पैसा दे करके अपन इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं ले पाएंगे जितनी नॉलेज मैं आपको दूंगा। ठीक है।